in this video we are going to discuss the electrodynamics 2014 all the questions of physics. ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following quantities is invariant under Lorentz transformation? ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इनवेरिएंट होता है यानी कि कंजर्व्ड होता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चार्ज डेंसिटी जो होता है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं बाहर से, लेकिन चार्ज में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते. ठीक है, और करंट में भी हम चेंजेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको हम आइसोलेटेड है, उसको हम खुद से बाहर से कोई चेंजेस नहीं कर सकते. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे चार्ज जो है, अगर चार्ज यहाँ पे लॉरेंज इनवेरिएंट होगा तभी करंट लॉरेंज इनवेरिएंट होगा. ठीक है, लेकिन अगर चार्ज यहाँ पे लॉरेंज इनवेरिएंट नहीं है तो यहाँ पे करंट भी लॉरेंज इनवेरिएंट नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट. फॉर चार्ज is conserved for isolated system, so it is invariant under Lorentz transformation. Okay, ट्रांसफॉर्मेशन. तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो गया, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So an unpolarized light wave is incident from air on a glass surface at Bravestis angle. The angle between the reflected and the refracted wave is. तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर तो हमेशा ही 90 डिग्री होता है. देखिए यहाँ पे अगर ये ग्लास फ्रेम है और हमारा एयर से अगर इस तरह से लाइट आ रहा है, ब्रेविस्टस एंगल पे यहाँ पे हिट कर रहा है, कुछ इस तरह से बेंड होगा. अगर ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से बेंड होगा और ये जो एंगल हमारा बनेगा, दिस इज रिफ्लेक्टेड एंड दिस इज इंसिडेंट, और ये हो गया हमारा पोलराइज्ड या फिर रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है, तो इसके बीच का जो एंगल होता है ये हमेशा ही यहाँ पे 90 डिग्री होता है. तो यहाँ पे क्या पूछा है, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्लेक्टेड वेव इज 90 डिग्री. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव प्रोपोगेटिंग इन ए डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग मीडियम इज गिवन बाय. तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और पूछ रहा है कि फेज वेलोसिटी ऑफ द वेव. यहाँ पे फेज वेलोसिटी हमें पूछा गया. तो सबसे पहले देखिए फेज वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला. फेज वेलोसिटी vp इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के. ठीक है, तो vp क्या होता है, vp हो गया हमारा फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के. ये होता है ओमेगा और के हमें फाइंड करनी है इसमें से. अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 10 cos 6 pi into 10 to the power 70 minus 0.4 pi z. ये हो गया एक्स कैप डायरेक्शन में. ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए जनरल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ होता है, अगर एक्स कैप है तो यहाँ पे मैं भी एक्स कैप ले लेती हूँ और ये हो जाएगा ई नॉट जो कि होता है हमारा एम्पलीट्यूड cos ओमेगा टी माइनस के जेड. ठीक है, तो ये हो गया एक्स कैप डायरेक्शन में. तो अब आप इसको कंपेयर करिए, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को. तो यहाँ पे ओमेगा का जो वैल्यू होगा वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू 6 पाई, दिस इज 6 पाई इंटू 10 टू द पावर 7. ठीक है, उसी तरह फिर ये वैल्यू भी हमें मिल जाएगा. ये कौन सा वैल्यू है, देखिए ये के का वैल्यू है, के इज इक्वल टू 0.4 पाई. नाउ फेज वेलोसिटी vp इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, तो ओमेगा हो गया 6 पाई इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन 0.4 पाई. ठीक है, अब ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे,
और ये ऊपर गया तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो आपका आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना बोल रहा है 10⁸ मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1.5। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। इफ द वेक्टर पोटेंशियल इज गिवन, सेटिस्फाई द कूलम गेज कंडीशन, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट अल्फा या फिर ए इज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेक्टर पोटेंशियल गिवन है और हमें पूछ रहा है कि यहाँ पे कूलम गेज कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, द कंडीशन ऑफ कूलम गेज इज क्या होता है। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए यानी कि हमारा वेक्टर पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे मैं लॉरेंज गेज भी लिख देती हूँ, लॉरेंज गेज। इसका कंडीशन क्या होता है, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया, इसका कंडीशन होता है डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन आपको बोलेगा लॉरेंज गेज तो आप ये वाला अप्लाई करना, यहाँ पे कूलम गेज बोला है तो यहाँ पे देखिए हम ये वाला कंडीशन अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू, ये कितना आ गया डेल अपॉन डेल एक्स, इसका एक्स का वैल्यू यहाँ पे अल्फा एक्स रखते हैं, देखिए अल्फा एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई, ये हो गया 2y माइनस आ गया, यहाँ पे इसको प्लस लिखते हैं पहले, यहाँ पे माइनस लिख देंगे, ये हो गया -3z इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वल टू 0 आएगा, देयरफॉर यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया x प्लस 2 माइनस 3, यहाँ पे ये अल्फा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा, दिस इज अल्फा प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका कितना वैल्यू आ गया, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया। आप देखिए यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ए रे ऑफ लाइट इनसाइड रीजन 1 इन द XY प्लेन is incident at the semicircular boundary that carries no free charge। तो ये बाउंड्री पे कोई भी फ्री चार्ज नहीं है। ठीक है, इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन द पोलर कोऑर्डिनेट इज, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 इज इक्वल टू दिस मच, वेयर ER एंड E थीटा आर द यूनिट वेक्टर्स, द इमर्जिंग रे इन रीजन 2 हैज द इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो बाहर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसको यहाँ पे E2 से डिनोट किया है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के E2 जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इफ epsilon 1 and epsilon 2 are the dielectric constant of region 1 and region 2 respectively, then ratio of epsilon 2 upon epsilon 1 is। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, देखिए यहाँ पे epsilon 2 और epsilon 1 का वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, पहले वो चीज़ों को हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन है कि ये कैरी कर रहा है, दिस बॉर्डर कैरीज नो फ्री चार्ज। तो यहाँ पे लिखते हैं गिवन सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे पॉइंट क्या गिवन है, पी आर थीटा इज इक्वल टू पी आर नॉट 5/4। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे गिवन है। उसके बाद फिर E1 का वैल्यू है, E1 इज इक्वल टू 7 ER कैप प्लस दिस इज -3 E थीटा कैप। और फिर यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, E2 is parallel to the x-axis। ठीक है, फाइंड क्या करनी है, epsilon 2 अपॉन epsilon 1 इज इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करनी है हमें। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या होता है, E1t इज इक्वल टू E2t, यानी कि E1 टेंजेंशियल यानी कि टेंजेंशियल पार्ट जो है वो E2t यानी सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, सेकंड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए मैं इसको यहाँ पे
तो अगर किसी प्लेन में हम यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसको सीखने से पहले आप ये कॉन्सेप्ट पहले सीखिए। अगर हम किसी प्लेन में हम ये नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो देखिए अगर इस टाइप से थीटा एंगल बनाएगा तो दोनों ही प्लस होता है, एन कैप का वैल्यू होता है एन कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। उसी तरह फिर अगर ये क्वाड्रेंट में है तो ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ठीक है। उस प्रकार फिर अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो ठीक है, तो ये होता है तो इस क्वाड्रेंट में अगर बनाएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, इसमें बनाएगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए आपका फिगर कैसे गिवन है, इस तरह का फिगर है। तो यहाँ पे मैं इसे ड्रॉ करती हूँ, ये कैसे हो जाएगा देखिए। अगर ये आपका इस तरह से बाउंड्री गिवन है और ये है दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है वाई एक्सिस, और पॉइंट कौन सा है, दिस इज द पॉइंट पी, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें पहले ही बोल दिया गया है कि E2 जो है वो E2 जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, देखिए। तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, E2 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो E2 ऐसे आ गया। अब यहाँ पे हम अगर थीटा एंगल लेंगे, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, दिस थीटा इज ऑल्सो हियर थीटा, ये आ गया, ठीक है। और ये इसका कंपोनेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज E2 cos थीटा। उसी प्रकार यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट जो है इसका नॉर्मल कंपोनेंट, ये हो जाएगा E2 sin थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये थीटा जो है, तो यहाँ पे एन कैप जो बनेगा इस थीटा की वजह से, यहाँ पे जो एन कैप बनेगा ये दोनों ही प्लस प्लस होगा, लेकिन इसमें जो बनेगा यहाँ पे आपका एक्सेस आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थीटा बनेगा, तो ये थीटा बनेगा तो ये माइनस में आ जाएगा, देखिए ये वाला साइन थीटा जो है वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या क्या वैल्यूज निकल के आ रहा है। दिस इज E2 और ये इस कंपोनेंट में हमने यहाँ पे इसको तोड़ दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे E2 नॉर्मल इज इक्वल टू E2 cos थीटा, ठीक है। उसी प्रकार फिर E2 टेंजेंशियल इज इक्वल टू E2 sin थीटा, ये आ जाएगा आपका माइनस में, ओके। तो अब हम अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन करते हैं, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। तो E1t इज इक्वल टू E2t, और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, E1 इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है 7 ER कैप माइनस 3 E थीटा कैप। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे थीटा जो बनेगा ये आर कैप इस डायरेक्शन में होगा, तो ये तो नॉर्मल हो गया, और थीटा इस डायरेक्शन में बनेगा तो ये हो गया टेंजेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा E1n एंड दिस इज E1t, ठीक है। तो अब ये किसके इक्वल हो गया, E1t हमारा हो गया -3 और E22 है इज इक्वल टू -E2 साइन थीटा, ये माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर E2 साइन π/4, ये कैसे आया, देखिए इस पॉइंट पे E2 का वैल्यू हमें गिवन है P r0 π/4, ठीक है। तो ये r है और ये थीटा है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया π/4 इज इक्वल टू 3, तो E2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 3, नाउ E2 इज इक्वल टू 3√2, ये वैल्यू आ गया E2 का, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं दूसरा वैल्यूज, यहाँ पे E2 तो हमारा निकल गया है, तो अब देखिए दूसरा वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया और E2t का वैल्यू निकाल दिया है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है, देखिए इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला भी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। सो अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन D1n माइनस D2n इज इक्वल टू सिग्मा एफ। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ का वैल्यू क्या है, 0, therefore this is equal to 0, therefore D1n is equal to D2n, इसके इक्वल आ गया। अब D1n और D2n हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन R1
एप्सिलॉन नॉट E1n इज इक्वल टू एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट E2n। ठीक है, एप्सिलॉन R1 किसके इक्वल हो गया, दिस इज एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट E1n इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू E2n, कैंसिल हो गया। Therefore, epsilon 1 E1n is equal to epsilon 2 E2n। ठीक है, अब इसका वैल्यू देखिए क्या होगा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, एप्सिलॉन 1 और E1n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे E1n का वैल्यू है 7। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 7 इंटू एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 इंटू E2n, और यहाँ पे E2n का वैल्यू भी हमने फाइंड कर रखा है, ये है E2 cos थीटा। तो ये हो जाएगा 7 एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 E2 cos थीटा का वैल्यू है π/4। ठीक है, π/4 cos थीटा π/4 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये हो गया एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन E2 1/√2। E2 का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया है, देखिए ये क्या है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इसका, देखिए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 E2 आ गया 3√2/√2, कैंसिल हो गया। Therefore, epsilon 2 upon epsilon 1 is equal to 7/3। ये वैल्यू आ गया हमारा जो हमें फाइंड करनी थी, दिस इज 7/3। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू मेंटेन द नॉन रिलेटिविस्टिक प्रोटॉन्स ऑफ एनर्जी इन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 100 मिलीमीटर इज। ठीक है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है और हमें यहाँ पे गिवन है कि नॉन रिलेटिविस्टिक प्रोटॉन्स ऑफ एनर्जी, यानी कि यहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक की बात की गई है, तो ये हमारा होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, दिस इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अब हम कन्वर्ट करते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिख देंगे, हाफ mv²। ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं जूल में, देखिए ये हो गया 1 इंटू 10⁻⁶ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड बताइए जो हमारा सर्कुलर ऑर्बिट में रहे इस रेडियस में। ठीक है, तो यहाँ पे v पहले निकालते हैं, देखिए देयरफॉर v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √2 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻13/m। m भी हमें गिवन है, देखिए यहाँ पे प्रोटॉन बोला है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करते हैं, 3.2 इंटू 10⁻⁻13 अपॉन m का वैल्यू हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन। अब इसको कैलकुलेट जब आप करिएगा तो आपको मिलेगा वैल्यू 1.91677 इंटू 10⁻14। ठीक है, उसके बाद इसका रूट कितना आ जाएगा, 1.384474 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी हमें मिल गया। तो अब हम सर्कुलर ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करते हैं, देखिए ये हो जाएगा, नाउ फॉर सर्कुलर ऑर्बिट हमारा फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा QVB। ठीक है, लॉरेंज फोर्स, ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल mv²/r, इसके इक्वल आ गया। v का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे हमें b निकालना है, देयरफॉर b इज इक्वल टू mv, vv एक कैंसिल हो गया, mv/qr। अब b का वैल्यू पुट करते हैं, b इज इक्वल टू m का वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 1.3, v का वैल्यू हमने निकाला है, देखिए यहाँ पे पुट करेंगे 1.3474 इंटू 10⁻7 अपॉन q का वैल्यू कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया, इंटू रेडियस कितना है 1 मिलीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1।
ठीक है। अब इसको आप जब कैलकुलेट करिएगा तो आपको मिलेगा 1.67 इंटू 1.384474 और ये अपॉन 1.6 आएगा। देयरफॉर B इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1.4450 टेस्ला। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेना करके। तो आपको यहाँ पे B का वैल्यू जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मिलेगा 1.4450। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन नहीं है कितना डेसिमल प्लेसेस तक है, तो यहाँ पे 1.44 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So in an interference pattern formed by two coherent sources, the maximum and the minimum intensities are 9 I naught and I naught respectively. The intensities of the individual waves. तो हमें इंडिविजुअल वेव्स का इंटेंसिटी बताना है और यहाँ पे हमें मैक्सिमा और मिनिमा गिवन है। अब देखिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट इंटेंसिटीज ऑफ द individual waves is equal to I1 and I2। ठीक है, तो यहाँ पे I मैक्सिमम और I मिनिमम का वैल्यू हमें गिवन है। देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, I मैक्सिमम इज इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और I मिनिमम का वैल्यू होता है, मिनिमम इज इक्वल टू दिस इज √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारा इंडिविजुअल वेव का वैल्यू क्या आ रहा है। यहाँ पे I मैक्सिमम हमें कितना गिवन है, दिस इज 9 I नॉट और ये हमें गिवन है I नॉट। ठीक है, अब हम इसे फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे इस दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे प्लस करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया। अगर हम दोनों की तरफ रूट ले लेते हैं, टेकिंग रूट, तो ये कितने किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा √I1 प्लस √I2 और ये आ जाएगा 3 √I नॉट। ठीक है, और ये इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगा, I1 माइनस √I2 इज इक्वल टू √I नॉट। ठीक है, तो अब इसको वैल्यू को सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, दिस इज I1 प्लस √I2 इज इक्वल टू 3I नॉट। ये हो गया √I1 माइनस √I2 इज इक्वल टू √I नॉट। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, देयरफॉर 2 √I1 इज इक्वल टू दिस इज 4 √I नॉट, इसके इक्वल हो गया, दिस इज 2। तो I1 किसके इक्वल आ गया, √I1 इज इक्वल टू 2I नॉट। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये I1 इज इक्वल टू 4I नॉट हो गया। देखिए I1 का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, यहाँ पे इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2 √I नॉट और ये हो गया प्लस √I2 इज इक्वल टू 3 √I नॉट। ठीक है, इधर प्लस होगा तो ये आ जाएगा आपका, देखिए ये इधर चला गया तो माइनस आ गया, देयरफॉर √I1 इज इक्वल टू दिस इज √I नॉट। स्क्वायर कर दीजिए तो I1 का वैल्यू I नॉट के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ या फिर नेक्स्ट पेज में लिखती हूँ, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू, देखिए I1 इज इक्वल टू 4I नॉट आ गया, 4I नॉट और I2 इज इक्वल टू आ गया I नॉट। तो हमारा दोनों इंडिविजुअल वेव्स का जो इंटेंसिटी है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So the next question is, the intensity of a laser in free space is 150, the corresponding amplitude of the electric field of the laser is। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, E इज इक्वल टू E0 e⁻ आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें कि E0 जो होता है वो होता है एम्पलीट्यूड। तो हमें E0 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लेजर इन फ्री स्पेस हमें गिवन है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको निकालने के लिए, इंटेंसिटी किसके इक्वल होता है, पॉइंटिंग वेक्टर का जो एवरेज वैल्यू होता है वो इंटेंसिटी के इक्वल होता है। ठीक है,
तो इंटेंसिटी हमें यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ई नॉट का वैल्यू इसमें आएगा। देखिए यहाँ पे लिखते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, this is S vector is equal to C epsilon naught E square। ठीक है, ये होता है एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। तो यहाँ पे S क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा C epsilon naught, ये कितना हो जाएगा, दिस इज E naught स्क्वायर, और ये एवरेज वैल्यू e टू द पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा t, ये इसका एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो इसका एवरेज वैल्यू किस में कन्वर्ट होगा, देखिए ये हो गया C एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसको देखिए e टू द पावर आई थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं तो ये देखिए किसका वैल्यू आ जाएगा, cos k डॉट r वेक्टर माइनस ओमेगा t प्लस आयोटा साइन, दिस इज साइन k डॉट r वेक्टर माइनस ओमेगा t, ये आ गया। ठीक है, इसका एवरेज वैल्यू। तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो एनर्जी कैरी नहीं करता है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, देयरफॉर एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर C एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू का अब निकालना है हमें cos, दिस इज cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो ये भी पूरा यहाँ पे स्क्वायर होगा, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर। अब यहाँ पे बच गया cos स्क्वायर a डॉट r वेक्टर माइनस ओमेगा t, इसका एवरेज वैल्यू। तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारा cos स्क्वायर थीटा का जो एवरेज वैल्यू होता है, जैसे कि x का एवरेज वैल्यू लेते हैं 0 से t तक, f ऑफ t का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं dt के रेस्पेक्ट में, और ये होता है हमारा एवरेज वैल्यू। तो इसका वैल्यू हमेशा ही आपको देखिए इस तरह से आप निकालिएगा तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको हमेशा मिलेगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे लिमिट आपको क्या पुट करनी है, cos स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 0 से 2 पाई डी थीटा। ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करिएगा मीन वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा, तो आपको ये मिलेगा 1/2। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर C एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इंटू 1/2। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होता है, देखिए ये एनर्जी डेंसिटी के इक्वल हो रहा है। यहाँ पे तो ये लिख सकते हैं E यू ई। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, तो ये यू ई के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, देखिए नाउ द एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू C इंटू यू ई, इस तरह से लिखेंगे। तो इसका वैल्यू अब हम पुट करते हैं, I इज इक्वल टू, यहाँ पे E नॉट का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, ये मैंने आपको जस्ट बता दिया है कि इसके इक्वल आता है, लेकिन यहाँ पे हमें E नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे E नॉट को इधर लेके जाएंगे तो ये पूरे में रूट आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, E नॉट इज इक्वल टू, दिस इज 2I अपॉन C इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ जाएगा वैल्यू। तो I का वैल्यू हमें गिवन है, देखिए यहाँ पे कितना है 150, तो यहाँ पे पुट करते हैं E नॉट इज इक्वल टू, therefore E नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू 150 इंटू, यहाँ पे किस में गिवन है, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, यहाँ पे 10 टू द पावर -3 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, इसका पूरे का रूट हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा ई नॉट का वैल्यू आपको मिलेगा 10.62 वोल्ट पर मीटर, ये आ गया आपका एम्पलीट्यूड का वैल्यू। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लीजिएगा ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दिस इज 10.62, कोई डेसिमल प्लेसेस तक नहीं बोला है तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, देयरफॉर इट इज 10.62। ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकल के आ गया।